हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी प्रशांत सर ने नया वीडियो डाला है कि अंबानी फैमिली इक्वल टू 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो द रियल ट्रूथ अबाउट इंडियन इकोनॉमी। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अंबानी फैमिली 10% वर्थ है इंडिया की जीडीपी के, क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत सारे और भी बिलियनियर्स है, टाटा है, अडानी है। तो ऐसे 10% बहुत ज़्यादा है। हालांकि अपने यहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं है। पर देखते हैं प्रशांत सर क्या बताते हैं और फिर उसके बाद वीडियो के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अंबानी फैमिली के बारे में रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है कि अंबानी फैमिली की जो टोटल नेटवर्थ है ये 10% है भारत की जीडीपी की। यहां पे आप देख पाओगे मुकेश अंबानी इस फैमिली वेल्थ इज 25 ट्रिलियन रुपीज। इट इज 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। ये बात हाल ही में बार्कलेज हुरून इंडिया रिपोर्ट में लिखी गई थी और उसी को कोट करके दर्जनों आर्टिकल ऑल ओवर इंडिया पब्लिश कर दिए गए कि अंबानी फैमिली की जो कंबाइंड वेल्थ है ये 10% है ऑफ इंडिया जीडीपी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि एक्चुअली भारत में हम कहते हैं पैसा बहुत है, इंडिया रिच है, जीडीपी देखो हमारी ये वो वगैरह, मगर इन रियलिटी इंडिया की जो एक्चुअल वेल्थ है ये सिर्फ कुछ लिमिटेड फैमिलीज के पास है ना। ऐसी बातें बोली गई ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली बात तो क्या जेन्युइनली अंबानी फैमिली की जो टोटल वेल्थ है ये भारत की जीडीपी का 10% है या नहीं। और फिर हम और भी बातें जानेंगे कि भारत के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स कौन है, रिलायंस ओवरऑल कितना टैक्स पे करता है। मगर पहली बात तो देखते हैं कि भारत की आज के समय जीडीपी की वैल्यू है कितनी। जीडीपी को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो होती है नॉमिनल जीडीपी और फिर होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी के हिसाब से जीडीपी। नाउ परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो 14.5 ट्रिलियन डॉलर्स है भारत की जीडीपी। इसका 10% निकालोगे तो 1.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट बैठेगा। क्या इतनी नेटवर्थ है अंबानी फैमिली की? नहीं ऑब्वियसली। तो हम पीपीपी की तो यहाँ पे बात कर नहीं रहे इस रिपोर्ट में, हम बात कर रहे हैं जी नॉमिनल जीडीपी की। नाउ नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ये जो यहाँ पे नंबर दिखा है इसको थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि भारत की जो जीडीपी है ये 4 ट्रिलियन हो चुकी है। 4 ट्रिलियन का मतलब होता है 4,000 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। नाउ 4,000 बिलियन यूएस डॉलर्स का 10% क्या होता है? 400 बिलियन यूएस डॉलर्स। नाउ क्या हम कह सकते हैं कि अंबानी फैमिली की जो टोटल नेटवर्थ है ये 400 बिलियन यूएस डॉलर्स है? वेल, कहीं से भी आपको ऐसा प्रूफ मिलेगा नहीं, क्योंकि अपने आप में 400 बिलियन डॉलर्स इज ए ह्यूज अमाउंट। और सबसे बड़ी बात, जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि अंबानी फैमिलीज वेल्थ इज 10% ऑफ इंडिया जीडीपी, देखो यहाँ पे मुकेश अंबानी की फोटो लगाई है और नीचे यहाँ पर जो ये नंबर लिखा है ना, ये कह रहे हैं कि टोटल नेटवर्थ इंडियन रुपीज में इनकी है 25 ट्रिलियन। 25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। ना 25 ट्रिलियन रुपीज को कन्वर्ट करोगे अगर यूएस डॉलर में तो ये अमाउंट बैठता है मुश्किल। आप देखोगे टाटा का नाम कहीं नहीं। अंबानी फैमिली है नंबर 1 पे, बजाज फैमिली है, कुमार मंगलम बिरला फैमिली है, जिंदल फैमिली है, नडार फैमिली है, महिंद्रा है। ये कौन है? अच्छा, एशियन पेंट्स वाले, दानी फैमिली है। वो प्रेम जी है, राजीव सिंह फैमिली है, मुरगप्पा है। तो प्रेम जी यार अभी विप्रो वाले इतना कमा रहे हैं क्या? इन्फोसिस का नाम ही नहीं है। पर विप्रो, मेरे जो कलीग्स काम करते हैं वो बताते हैं कि अच्छा माहौल नहीं है, वो लोग तो ऐसा ही बोलते हैं। पता नहीं, पर पैसा तो अच्छा ही कमा रहे हैं यार। फिर उनकी सैलरी बढ़ाओ यार विप्रो वालों की। डीएलएफ और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, ये नया नाम सुना है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं क्या है। से 310 बिलियन डॉलर। तो पहली बात तो देखो, पर इसीलिए टाटा इतना रिस्पेक्ट कमाता है क्योंकि वो अपने ट्रस्ट में पैसा लगा देता है और उनका सारा वापस सोसाइटी में गिव बैक करते हैं। वो अपने पास ज़्यादा नहीं रखते। पर देखते हैं कि क्योंकि टाटा का नाम तो नहीं है, तो मतलब टाटा वापस सोसाइटी को देते हैं। इन लोगों को भी और करना चाहिए, मतलब ये करते ही होंगे, इन लोगों के भी ट्रस्ट होते ही है, हेल्प करते ही हैं। हमने देखा कि अंबानी ने वेडिंग के टाइम पे भी काफ़ी लोगों को खाना खिलाया और भी चीज़ें करी। पर ये और ज़्यादा कैपेबल है करने को, तो इनको बिल्कुल और कंट्रीब्यूट करना चाहिए वेरियस वेज में। जो ये 10% वाला ये स्टेटमेंट है ना, इट डजेंट मेक सेंस। कोई भी आप गणित लगा लीजिए, कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए, जीडीपी को देख लो और जितना एस्टिमेट इनका बताया जा रहा है, कहीं से भी ये 10% नहीं है। हुआ यहाँ पता नहीं ये लोगों ने क्या, कौन सी मैथ्स किसको बिठा दिया भाई। पर क्या है कि इस रिपोर्ट में इन लोगों ने भारत की जो जीडीपी है मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल पहले की ले ली है, जब हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन के आसपास थी, या उससे भी पहले का जो टाइम है वहां का डेटा उठाया है। इधर वे
काफ़ी एक आउटडेटेड डेटा से इन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश करी है और उसके बाद ये जो 10% का ये जो आंकड़ा है, ये सामने आया है। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि जीडीपी और किसी आदमी की जो नेटवर्थ है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। दोनों का कंपैरिज़न आप कर ही नहीं सकते। देखो, कई लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। जब मैं कहता हूँ ना, यहाँ पर लिखा है कि जो भारत की जीडीपी है पीपीपी में ये 14 ट्रिलियन है, या फिर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखें तो 4 ट्रिलियन है। तो ये भारत की वैल्यू नहीं है। ये समझ लीजिए, मुझे पता है जो इकोनॉमिक्स समझते हैं वो लोग ये बात समझ पाएँगे, मगर मैं जनरल मासेस की बात कर रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है कि कोई 4 ट्रिलियन दे ले तो भारत को खरीद लेगा। ये सिर्फ़ जो हमारे गुड्स और प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी चल रही है, उसका डेटा रहता है। से लाखों लोग देखते हैं वीडियो। ये जो नंबर है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की वैल्यू इतनी है। इसका मतलब ये है कि एक साल में इतना ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन की वैल्यू है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा देश, उसकी टोटल वैल्यू एक साल में होती है 4 ट्रिलियन डॉलर। और यही फ़ायदा होता है आईएएस के वीडियोज़ देखने में, इसमें जो जनरल करंट अफ़ेयर्स के होते हैं ना, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। स्पेशली प्रशांत सर का तो मैं बहुत अच्छा फ़ैन हूँ। मतलब इतना बढ़िया समझाते हैं, सिंपल एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है, क्यों, कैसे जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, और इनके प्रीवियस वीडियो में इन्होंने समझाया पीपीपी क्या है। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक फैमिली की जनरेशनल वेल्थ से, कि कई सालों से इन लोगों ने जो ये पैसा कमा कमा के, पहले धीरू भाई अंबानी थे और उसके बाद मुकेश अंबानी है, ओवर द इयर्स कई सालों से जो इन लोगों ने पैसा कमाया है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं भारत के एक साल के जीडीपी से। तो देखो अब सोच अब सोच लो वो 10% क्या होगा, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंडिया जितना एक साल में कमा रहा है, उतना अंबानी फैमिली की जनरेशनल वैल्यू है। जो उन्होंने धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया और वो इतने टॉप पे ले गए। फिर अनिल अंबानी ने भी कमाया, हालांकि वो घाटे में चले गए, पर उनके जो एक्विजिशन थे वो कर ही लिए मुकेश अंबानी ने मुकेश अंबानी ने। और फिर उसके बाद अपन देख ही रहे हैं कि उसके बाद मुकेश अंबानी ने भी जियो वगैरह से ग्रो करके काफ़ी कमाया, तब भी पूरा इतना इनका इतने सालों की मेहनत का टोटल 10% इंडिया के एक साल के 10% के बराबर हो रहा है। तो अब सोच लो कि कितना बड़ा गैप है। ये 10% तो कहना बिल्कुल ही, मतलब फैक्ट्स को कैसे ट्विस्ट किया जाता है जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में, ये देखने वाली बात है। कंपैरिजन थोड़ा सा ऑड है, बट एट द सेम टाइम ये बात भी बोलनी पड़ेगी कि इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर इसमें कोई देखो डाउट तो जो टॉप 3 फैमिलीज़ है भारत में पैसे के हिसाब से, अंबानी फैमिली, बजाज फैमिली, बिरला फैमिली, उसके नीचे जिंदल फैमिली, नादर फैमिली, महिंद्रा फैमिली, इनके पास इतना पैसा है कि इंडिया की जो बाकी पॉपुलेशन है, उनके कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि बस थोड़ी बहुत ही फैमिलीज़ हैं, वही इंडिया की बहुत सारी वेल्थ अपने पास रखती है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, देखिए इसके ऊपर कई स्टडीज हुई हैं कि भारत में जो टॉप एक 1% रिच पॉपुलेशन है ना, इंडियाज रिचेस्ट 1%, इनके पास भारत की 40% जो टोटल वेल्थ है यही है। नाउ अगेन देखो, ये देखने के दो तरीके होते हैं। कई लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रीज खत्म कर दो, ये कर दो वगैरह, वो बहुत ही एक एक्सट्रीम मेजर है। बट ये सब नंबर्स देख करना, डेफिनेटली एक बार को आप कह सकते हो कि इंडिया में जो अल्ट्रा रिच है, जिनके पास मैं कहूँगा आज के समय इतना पैसा आ चुका है कि वो खर्च ही नहीं कर पाएँगे। आप अगर अंबानी फैमिली की नेटवर्थ देखो, पहली बात तो जो नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट में दिए गए थे, 400 बिलियन की नेटवर्थ है, 300 बिलियन के आसपास, उतनी नेटवर्थ है भी नहीं उनकी। मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चल लीजिए 100 से लेकर 150 बिलियन डॉलर की है। मगर क्या एक फैमिली को जेनुइनली 100 से 150 बिलियन डॉलर्स, आई मीन इतना सारा अमाउंट किसी फैमिली के पास है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टैक्स भी तो उन पे हम लगा सकते हैं। और ये एक ऐसा आइडिया है जो ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है कि एक बार को अब देखो, मिलेनियर्स को भी टैक्स करने की इतनी जरूरत नहीं है। जो बिलियनियर हैं, जिनके पास 8,000 करोड़ से ऊपर का पैसा है, 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा है, वो आदि बन जाता है एक बिलियनियर। उन पे हम एडिशनल 2% टैक्स क्यों नहीं लगा देते? इंडिया में मैं आपको बता दूं, सिंपल सा एक गणित है। इंडिया में 167 बिलियनियर हैं, उन पर आप लगा दो 2% वेल्थ टैक्स। उनकी शादियों में कोई ऐसा नहीं है जॉन सीना नहीं आ रहा है, इस बार सथ रॉलिंस को बुलाना पड़ रहा है। शादियां उनकी फिर भी इतनी ग्रैंड होगी, पैसा उनके पास दुनिया भर का होगा, बट सिर्फ 2% उन पे आप अगर वेल्थ टैक्स लगा दोगे ना, तो ओवरऑल भारत सरकार के पास टैक्स में 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये हमारी टोटल जीडीपी का 0.5% है। 1.5 लाख करोड़ आप लगा दो डिफेंस बजट पर। देखो, अभी के लिए अगर हम अपने डिफेंस बजट पे ना जीडीपी का 0.5% भी इंक्रीज कर देते हैं,
आप देखिए हमारी मिलिट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांग दिखेगी आपको कुछ सालों में और ये हमको करना चाहिए। दिस शुड बी डन। देश की रक्षा ओवरऑल इसका बेनिफिट सब लोग उठाएँगे। बिलियनियर्स भी, मिलियनेयर्स भी, आम आदमी भी, गरीब आदमी भी। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा ऑब्वियसली डिफेंस में ही डाल दो। कुछ पैसा हम एजुकेशन में और जगह भी डाल सकते हैं और मैं फिर से रिपीट करूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हम अपनी इंडस्ट्री खत्म कर रहे हैं। कंपनीज़ पे जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो इंक्रीज़ करने की बात कोई नहीं कर रहा। मगर जिन फैमिलीज़ के पास ऑलरेडी इतना पैसा आ चुका है कि उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ-कहाँ खर्चे, प्रशांत सर ने एआई जनरेटेड टैग नहीं लगाया वरना वो हमेशा जो भी एआई जनरेटेड इमेज होती है उसमें टैग उन लगाते पर हैं। 2% वेल्थ टैक्स लगाना, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। तो इस पर देखिए G20 कंट्रीज़ भी डिस्कस कर रही है। हाल ही में ब्राज़ील जैसे कंट्री ने भी इसको लेकर एक प्रपोज़ल रखा है और इवेंचुअली देखिए मेरे हिसाब से इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है। 2% टैक्स से उनका कुछ घटेगा नहीं। देश को डेफ़िनेटली बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और आम आदमी पर भी कल को जो टैक्स का बर्डन आना है, वो उतना नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप लोग मुझसे एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि इतना सारा जो ये टैक्स का ये डिस्कशन हो रहा है, इसके लिए G20 के काहे का वेट करना? 2% टैक्स लगाओ। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि अगर पूरी दुनिया में जो मेजर कंट्रीज़ हैं, ये सब इकट्ठा नहीं करती तो क्या होगा? अगर मान लो सिर्फ़ भारत करता है ये, तो जिस तरीके से बहुत बिलियनर्स यहाँ से निकल के कहीं और कंट्री में चले जाएंगे और उससे हमारा और ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बिलियनर्स हमारे कंट्री में रहें। अगर सब मिल के लगाएंगे तो वो किसी और कंट्री में भी जाएंगे तो उनको वहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि सब मिल के लगाएंगे तो वो कहीं पे भी वो जाने की इधर उधर सोचेंगे नहीं, बल्कि इंडिया में क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छा है फ्यूचर की, तो डेफिनेटली वो इंडिया में स्टे करना चाहेंगे, बल्कि और लोग भी आएंगे यहाँ पे। बहुत सारे मिलियनेयर्स भारत छोड़ के निकल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है बहुत सारे जो बिलियनेयर्स हैं, ये भी भारत छोड़ के कहीं और किसी लेस टैक्स कंट्री में जाना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए एक ग्लोबल पार्टिसिपेशन की यहाँ पे आवश्यकता है। ग्लोबली हमको चाहिए कि एक 2% वेल्थ टैक्स लगाया जाए ताकि कोई बिलियनियर है यूएसए का, ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि चलो चाइना चला जाता हूँ, वहाँ पे टैक्स से बच जाऊँगा। उधर भी उसको 2% पे करना होगा। इंडिया का कोई बिलियनियर है, ऐसा नहीं है कि यूरोप में जाके बच जाएगा, उधर भी 2% वेल्थ टैक्स पे करना होगा। तो इसलिए इस पर एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। पर्सनली उम्मीद करता हूं कि ये सक्सेसफुल हो जाए। इंडिया को तो इससे मैसिव बेनिफिट मिलेगा ना। और यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग ये जो 2% वेल्थ टैक्स है, इसको सपोर्ट करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये बिल बिल फुल सपोर्ट है कि बिलियनर्स को लेना चाहिए 2% टैक्स, और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी अंबानी ने अपने सिर्फ 1% में इतनी ग्रैंड शादी कर दी कि वो इतनी हाईलाइट में होगी, और वो कुछ भी नहीं है उनके। नहीं करना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूँगा एक सवाल। देखो कल है 11 अगस्त, कल होगी क्लोजिंग सेरेमनी ओलंपिक्स की, पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी और भारत का झंडा पकड़ के जो 2 फ्लैग बेयरर्स हैं वो कौन से होंगे? देखिए एक फ्लैग बेयरर तो अनाउंस हो चुकी है, मनु भाकर। मैंने इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। मगर हाल ही में इंडिया ने अनाउंस किया है कि भारत का एक नहीं 2 फ्लैग बीरर होंगे। तो आपको बताना है कि भारत के सेकंड फ्लैग बीरर कौन होने वाले हैं। ये देखिए इंडियन स्पोर्ट्स के एक लेजेंड है, मैं कहूँगा लेजेंडरी स्टेटस है इनका। इन्होंने बहुत कुछ दिया है इंडियन स्पोर्ट्स को। आप कमेंट सेक्शन में इनका नाम भर दीजिए। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगट, पीआर श्रीजेश या फिर मीराबाई चानू। बताइए कौन होंगे सेकंड फ्लैग बीरर अलोंग विद मनु भाकर एट द आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कौन लगता है सेकंड बेयर कौन होगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा आपको पता है कि अभी सिल्वर लेके आया, उससे पहले गोल्ड लेके आए, तो इनका भी स्टेटस लेजेंडरी है। विनेश फोगाट आपको पता ही है कि इन ये मतलब इनका सिर्फ 100 ग्राम्स की वजह से ये रह गई, वरना इनको डायरेक्ट गोल्ड भी मिल जाता अगर ये जीत जाती तो। और पी आर श्रीजेश अपने हॉकी खेलते और इतना बढ़िया इनका लेजेंडरी स्टेटस है कि मतलब इन्होंने इतना किया है। हालांकि ये इनका लास्ट ओलंपिक्स था, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। और अभी आप देखोगे कि हॉकी लगातार 2 बार से ब्रॉन्ज ला रहा है, और इस बार भी काफ़ी एकदम टफ फाइट था हमारा जर्मनी के साथ जिसमें हम आ गए। और मीराबाई चानू ने भी काफ़ी सालों बाद अपने फील्ड में अच्छा करके दिखाया है। और मतलब मीराबाई चानू का भी ग्रेट स्टेटस है, आई गेस इनके ऊपर कोई मूवी भी बन रही है। तो आप लोग कमेंट्स में बताना, प्रशांत सर के वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको नॉलेज मिली कि नहीं मिली कि
10% तो वो कुछ भी नहीं है। वो इतने सालों की उनकी जो वेल्थ है, वो इंडिया की 1 साल की उसके बराबर है। तो ये 10% नहीं है, हालाँकि वेल्थ ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो ये 2% टैक्स का जो प्रशांत सर बोल रहे हैं वेल्थ टैक्स का, इस पे ग्लोबली सबको एग्री कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। और उससे फिर गवर्नमेंट पुअर्स के लिए और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जबकि हम देख रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में भी हालत ख़राब है, म्यांमार में भी खराब है, पाकिस्तान भी, हम तो काफ़ी घिरे हुए हैं। तो हमारे लिए तो काफ़ी वो है कि हम डिफेंस पे और एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करें। तो आप लोगों की क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है, वो हमें कमेंट में बताएं। और आप लोग किसी और वीडियो पे रिएक्शन चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय।